अवसर पर विराजपूर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट को 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश देना पड़ा। हालांकि योगी सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक भी लगा दी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन न लगाने की वजह भी बताई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लॉकडाउन के कारण किसी के भी सामने आजीविका का संकट पैदा न हो, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया गया बल्कि सख्ती बढ़ा दी गई है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र लिखकर कोरोना संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया को ठीक करने की मांग की है। तो वहीं सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार के लिए प्रवासी मजदूर हैं जो लगातार पूरे देश से उत्तर प्रदेश की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन बिगड़ते हालात के बीच में अब सवाल आंकड़ों पर भी उठने लगे हैं। सरकार का दावा है कि बीते 24 घंटे में 28,211 संक्रमित सामने आए हैं। तो वहीं 167 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि सिर्फ लखनऊ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार किए गए हैं। इसको लेकर भी खासतौर की राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन साथ में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिरकार 1 साल बीत जाने के बावजूद न सिर्फ देश की बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, क्यों आखिरकार हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस तरीके से दूसरे स्ट्रोक आने के बाद में इस तरीके से चरमरा गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का निर्णय कि जीवन और आजीविका दोनों का एक संतुलन होना चाहिए, उस संतुलन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। हम उसी दिशा में कर रहे हैं, अन्य कार्य करते जा रहे हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जैसे महाराष्ट्र में इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, कोई केसेस कम नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे दिल्ली ने भी कल लॉकडाउन लगाया और उसमें अफरा तफरी में जो प्रवासी हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के, उनकी जो हालत थी कल हमने वो भी देखा है। और महाराष्ट्र जैसे वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने पहले भी प्रवासियों का ध्यान दिया है, उस प्रकार से इस दफे भी रखे और व्यवस्था हमने उसकी तैयार कर ली है। ढांचा पूरा तैयार है, वैसे कराएंगे। लेकिन जब लॉकडाउन लगाते हैं तो अपनी विफलताओं के बारे में भी सोचें कि ये क्यों लगाया, आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी। हम वो संतुलन बना के चल रहे हैं, क्योंकि जो गरीब होता है उसको जो उसकी आजीविका या दिनचर्या में उसकी रोटी रोजी होती है, वो जब नहीं कमा पाएगा तो वहां पे भी बड़ी समस्या आएगी। तो इसके बारे में भी हर सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार और इतवार दोनों दिन बंद रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा। और उसके लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक पूरी तरह से जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश यह भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई। और इस बीच सीधा रुख करते हैं पंजाब का। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कि प्राइवेट जो लैब हैं, टेस्टिंग लैब, उनको लेकर पंजाब सरकार ने शिकंजा कसा है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, प्राइवेट लैब पर सरकार ने शिकंजा कसा है। आपको बताएं कि पंजाब सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच में पंजाब सरकार ने कदम उठाया है। कोरोना टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्राइवेट लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट का रेट 450 रुपए निर्धारित किया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट 300 रुपए निर्धारित किया गया है। टेस्ट के नाम पर लैब नहीं कर सकते हैं वसूली। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पंजाब से। आपको बता दें कि लगातार कुछ ऐसी शिकायतें पंजाब सरकार को मिल रही थी कि कुछ लोग ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी निर्देश जारी किए गए थे। 900 रुपए इसको लेकर दाम जो सुनिश्चित किया गया था, उसके बाद एक बार फिर से कैप्टन सरकार ने बड़ा फैसला किया है ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा जो टेस्ट है वो बढ़ सके, जो लोग हैं वो टेस्टिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें और संक्रमण का कहां तक प्रसार हुआ है इस बात की जानकारी मिल सके, उसको बढ़ावा मिल सके, इस बात की जानकारी मिले कि प्रसार कहां तक पहुंचा है। और साथ में जो लोग हैं
वो आगे बढ़कर खुद टेस्ट कराएं। इसके चलते अब पैसे और कम कर दिए गए हैं। साथ में तमाम जो निजी लेबोरेटरीज हैं उनको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि RT-PCR को लेकर जो रेट, अलग अलग तरह के रेट जो लैब्स के द्वारा लिए जा रहे थे, उसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश सुनिश्चित कर दिए हैं। सीधे तौर पर एक दाम बना दिया है और कह दिया है कि इससे ज्यादा कोई पैसे नहीं लेगा। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पंजाब से आपको बता दें कि बढ़ते आंकड़ों के बीच में पंजाब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और RT-PCR टेस्ट की हम बात करें तो 450 रुपए यानी कि 450 रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। तो वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट का 300 रुपए निर्धारित किए गए हैं। और तमाम तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। हालातों को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी आपने देखा, लेकिन कुछ आंकड़े हम आपके सामने दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 28,211 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं मौत की अगर हम बात करें तो मौत का जो आंकड़ा है वो 167 पहुंच चुका है। तो वहीं दावे भी किए जा रहे हैं, आंकड़े पर जो सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। लखनऊ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं 24 घंटे में जो लोग ठीक हुए हैं उन लोगों की संख्या 10,987 है। अब तक अगर उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या की हम कुल बात करें तो 8,79,831 लोग हैं और अब तक जो ठीक हैं उनकी बात बताएं आपको 6,61,311 ये संख्या है। और अब तक मौत की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो 9,997 लोगों की जान कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में जा चुकी है। लेकिन एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 2,08,523 मामले अभी भी हैं। लेकिन अब सख्ती की अगर हम बात करें तो सख्ती भी बढ़ा दी गई है। और इस बीच सीधा रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। आज इस 1.5 महीने में लगभग हम 7,000 नए केसेस ये हमारे यहाँ आ रहे हैं और इस समय प्रदेश में 45,000 से ऊपर भी ऐसे एक्टिव केसेस हो गए हैं, जो पिछली पहली लहर से 1.5 गुना से भी ऊपर हो गया है। अब ये हमारी सावधानी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रहें, कैसे अपने आप को बचाव कर सकें। इस काम को लेकर के हमारा हर विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट विभाग है या शहरी निकाय विभाग है, सभी विभाग इसी ओर लगे हैं कि हम कैसे अपने लोगों को। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार भी लगातार चर्चा जारी है। खबरनामा, खबर से असरता। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1 मास्क लगाएं अब हर एक। 2 गज की दूरी हो। 3 धोकर बार बार हाथ रखे क्लीन। 4 इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1 2 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म
रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख एक बार फिर से हरियाणा का करते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन क्या मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। उपलब्धि होती है, क्योंकि गैस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कई बार संभव नहीं होती है, तो आपातकालीन स्थिति में हमने DRDO को भी निवेदन किया है कि कोई एक टेम्परेरी हॉस्पिटल 500 बेड से लेके 1000 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था हम पानीपत में करने जा रहे हैं। यदि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ी तो हम उस अस्पताल का भी उपयोग हम करेंगे। तो उसी में दूसरा जो निर्णय हमने किया है कि माइल्ड से मॉडरेट जो भी मरीज हैं, जो प्रभावित कोविड के ऐसे पेशेंट्स हैं, उनसे निवेदन किया कि होम आइसोलेशन इसी में एक प्रकार से उनकी व्यवस्था अगर रहेगी तो अन्य नेसेसरी जो बर्डन है अस्पतालों के ऊपर वो नहीं बढ़ेगा। घरों में भी वो ठीक हो सकते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट जो सामान्य यानी स्तर की जो कोविड है जिनको, उनको घरों के अंदर रखेंगे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स बनाए हैं। 526 कोविड सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, जहां 45,000 बेड्स की व्यवस्था है। और जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं केवल कोविड का ही इलाज करेंगे, तो ऐसे भी 281 अस्पतालों को हमने डेडिकेट किया है, जहां 21,000 ये बेड्स हैं। तो ऐसे निजी अस्पतालों से भी हमने निवेदन किया है कि पहला काम वो हमारा कोविड पेशेंट्स है उनको ट्रीटमेंट का है। बहुत से अस्पतालों ने अपने ओपीडी को भी बंद कर दिया है, ताकि ओपीडी का पेशेंट फिर भी कुछ दिन उसको देरी करने से कोई बहुत कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन कोविड का जो पेशेंट है उसको प्राथमिकता से उसका उपचार करना ये बहुत जरूरी है। निजी अस्पतालों में कमरों की जो किराया है उसका दुरुपयोग वो ना करें। तो अलग अलग स्तर के जो निजी अस्पताल हैं उनमें 8,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रतिदिन ये राशि भी उनकी तय की है, ताकि इससे ज्यादा राशि वो न ले सकें। जहां तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग भी हमारे यहाँ लगभग 40,000 टेस्ट ये प्रतिदिन हो, ऐसी हमने व्यवस्था की है। तो इस टेस्टिंग के लिए भी 500 रुपए का रेट ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किया है। अगर घर से सैंपल लेकर के आते हैं तो 600 रुपया वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे प्रतिदिन। ये हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था और आगे बढ़े, हम अपने यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि 40,000 से 70,000 तक हम इसको लेकर के जाएं। अभी तक कुल 33 लाख लोगों को ये मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं, तो वैक्सीनेशन 70,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो, ऐसा हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक 33 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का ये टीका लग चुका है। 1800 केंद्र वैक्सीनेशन के ये हमने स्थापित किए हैं। अभी 20 अप्रैल यानी आज से अगले 4-5 दिन तक एक मेगा जो अभियान है, महाअभियान है, वो इस वैक्सीनेशन के जो टीके हैं उनका लगाया जाएगा। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष तक की आयु के भी जितने नौजवान हैं, पहले अभी तक 45 वर्ष तक के लोगों को ही वैक्सीनेशन का टीका ये लगता था, अब 18 वर्ष से ऊपर भी 1 मई के बाद ये खुलने जा रहा है। तो ऐसे सब नौजवान साथियों को भी कहूंगा कि 1 मई के बाद वो भी वैक्सीनेशन का टीका ये लगवा लें। और एक सुविधा ये होने वाली है कि बाजार में भी वैक्सीनेशन का टीका ये उपलब्ध हो जाएगा, ताकि बाजार में उपलब्ध होने के बाद जो भी कहीं टीका लेकर के कहीं लगवाना चाहता है तो जाकर के लगवा सकते हैं। अभी ऑक्सीजन की जहां तक बात है, मैं बेड्स की बात कर रहा था, तो हमारे पास 2131 ऐसे बेड्स ऑक्सीजन के उपलब्ध हैं, आईसीयू के बेड्स भी उपलब्ध हैं। अभी तक 721 कोरोना मरीज ये ऑक्सीजन बेड्स पर हैं, अर्थात अभी 1/3 अभी ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं उनका उपयोग हो रहा, बाकी अभी 1400 हमारे पास अस्पतालों में उपलब्ध हैं। जहां तक वेंटिलेटर्स की बात है, 1080 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, 131 मरीज इस समय खबरनामा में रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी हैं। खबरनामा, खबर से असरता। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जल्द ही राहुल गांधी के ठीक होने की कामना करता हूं, राहुल गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे सेहत की कामना करता हूं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी जल्द ही राहुल गांधी के ठीक होने की कामना की है, दुआ की है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए राहुल गांधी की संक्रमित होने के बाद में दुआ उनके लिए की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही उनके ठीक होने की कामना करता हूं। राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने के बाद में देश के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, जल्द ही उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि बीते रोज ही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उसके बाद से पूरे देश में तमाम जो बड़े नेता हैं लगातार उनके जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके अपनी बात कही है। तो ब्रेक से पहले हम आपको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर से रुक करते हैं उन्हीं तस्वीरों को और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन तो नहीं लेकिन सख्ती बढ़ा दी गई है। सख्ती क्या, कुछ सख्ती बढ़ाई गई है। वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। शनिवार रविवार को लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा और इसके साथ ही रात्रि कर्फ्यू जो है उसको लेकर भी अपनी बात कही। लेकिन साथ में जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं वहां पर भी अब सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर वहां पर नाइट कर्फ्यू को लेकर जो समय है वो भी बढ़ाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू होगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजा आदेश में अपनी बात कही है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग भी रात 8 से सुबह 7 बजे तक होगी। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की छूट होगी। जो लोग ऐसे लोग हैं जो जरूरी सुविधा सेवाओं में लगे हैं। अब आपको कुछ आंकड़े के साथ में ग्राफिक दिखाने की कोशिश करते हैं। 19 अप्रैल को यानी कि बीते रोज 28,211 आंकड़े, 18 की अगर हम बात करें 30,566 मामले, 17 अप्रैल की हम बात करें तो 27,334 यानी कि 28 अप्रैल को ज्यादा आंकड़े सामने आए थे। बीते रोज की बात करें तो पहले से राहत, लेकिन 3 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जिनकी हालत लगातार गंभीर है। लखनऊ की हम बात करें, लखनऊ में 5,927 नए आंकड़े सामने आए हैं। प्रयागराज में 1,576 और वाराणसी की हम बात करें 2,668। मौतों की हम बात करें तो लखनऊ में 22 मौतें हुई हैं, प्रयागराज में 9, वाराणसी में 10। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जो आंकड़े हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं लेकिन हमें
पूरे प्रदेश में एक एक शख्स की, एक एक लोगों की जीविका की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लॉकडाउन के कारण किसी के भी अपने जो उनके सामने आजीविका का कोई संकट उत्पन्न ना हो, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हमने कोरोना कर्फ्यू को पूरी सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। आप सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी योगी आदित्यनाथ ने जताई है। लेकिन साथ में प्रियंका गांधी की पत्र की हम बात करें, क्योंकि उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और साथ में इससे पहले कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पत्र लिख चुकी है। लेकिन प्रियंका गांधी के पत्र की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण जो लोग हैं, संक्रमित जो लोग हैं, उन्हें भर्ती होने में, अस्पतालों में भर्ती होने में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले को लेकर इस प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा। खासतौर पर अस्पताल में भर्ती करने के लिए सीएमओ की अनुमति जरूरी होती है। उस अनुमति को खत्म करने की मांग प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करते हैं दिल्ली से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की बर्बादी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा कि आप जिनका टीकाकरण कर सकते हैं कृपया कीजिए। लेकिन साथ में ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा ये बड़ी टिप्पणी साथ में आई है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। लगातार जो भारी संख्या में वैक्सीन बर्बाद होने की बातें भी सामने आ रही थी। अकेले अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो बीते सप्ताह तक जो आंकड़े सामने आए थे, 5 लाख से ज्यादा डोज सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही बर्बाद कर चुकी है। उसको लेकर भी बात सामने आई थी। लेकिन साथ में कोरोना टेस्ट को लेकर भी अपनी बातें सामने आई थी। हाईकोर्ट के द्वारा ये बड़ी बात कही गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है, बड़ा उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है बर्बादी को लेकर। जिस तरीके से लगातार वैक्सीन की बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही थी, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ उनकी पूरी टिप्पणी है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आप कहा है कि 18 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी अब वैक्सीन का टीकाकरण दिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं जो डेट डिसाइड की, यानी कि 1 मई की जो तारीख डिसाइड की गई है, उससे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा 10 दिन का केंद्र सरकार ने समय क्यों मांगा है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की जरूरत है और हर व्यक्ति को वैक्सीन चाहिए, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी 10 दिन का समय रख दिया, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं सवालों में घेरे में केंद्र सरकार जरूर गिरती नहीं आ रही, क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार कह रही थी कि वैक्सीनेशन जो है वो कहीं ना कहीं 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए भी दी जानी चाहिए, मगर बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये बहुत एक बड़ी टिप्पणी आई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लगातार वैक्सीन की डोज बर्बाद की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसको लेकर सतर्कता बरतने की उन्होंने बात कही है। केंद्र सरकार से भी कहा है कि आप जिनका टीकाकरण कर सकते हैं उनका टीकाकरण करें, ये केंद्र सरकार से उन्होंने बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि बीते रोज ही केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 1 मई से 18 साल से ज्यादा के जो उम्र के लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए अब टीकाकरण की इजाजत दे दी है। इससे पहले 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो लगातार टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी अपनी वैक्सीन लगा रहे हैं। और लगातार भारी संख्या में रोज जो आंकड़े आ रहे हैं, लोग टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसको और भी ज्यादा बढ़ाने पर जोर केंद्र सरकार दे रही है। साथ में अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पत्र की हम बात करें तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और चिंता व्यक्त की थी और साथ में उन्होंने कहा था कि इस वक्त हमें बढ़ते आंकड़ों से ज्यादा हमें वैक्सीनेशन पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की इस वक्त जरूरत है और ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी पूरी ताकत वैक्सीनेशन में लगा देनी चाहिए। तो पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे देश में लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, साथ में चिंता भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हैं बहुत हैरान करने वाली और बहुत दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो आंकड़े सरकार के द्वारा सामने आ रहे हैं वो मिलते जुलते नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे तौर पर लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जिस तरीके से मौत के आंकड़े जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं वो लगातार उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 20 से 25 के बीच में मौत के दावे जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, लेकिन वहां पर अगर अंतिम संस्कार की हम बात करें तो लगातार जो बहुत लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं। सिर्फ शमशान घाट ही नहीं बल्कि कब्रिस्तानों में एक लंबी कतारें वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चले कि तस्वीरें लगातार बढ़ रही है, चिंता लगातार उसको लेकर हो रही है और साथ में आपको यह भी बताते चले कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर 5 जो जगह है, 5 जो शहर है, 5 जो जिले हैं उनमें लॉकडाउन लगाना चाहिए और
सीधे तौर पर उसको लेकर योगी सरकार की हम बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी है और साथ में बढ़ते आंकड़ों को लेकर लगातार अभी भी जो चिंता की बात है वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित प्रयागराज की हम बात करें, गाजियाबाद की हम बात करें, कुछ और बड़े शहरों की हम बात करें, वहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती नजर आ रही है। लगातार जो लोग हैं वो सीएमओ के चक्कर काट रहे हैं कि किसी तरीके से उनका जो संक्रमित मरीज है वो अस्पताल में भर्ती हो जाए। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक, ब्रेक के उस पार चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हालत को लेकर। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। तो वहीं हमारे साथ कृपाराम शर्मा है कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। लगातार जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले कैप्टन साहब सवाल यह पूछने की कोशिश करूंगा कि 1 साल का वक्त आपको मिला, 1 साल के वक्त के बावजूद इतने हालात आज बिगड़ गए कि दूसरा स्ट्रोक आते ही, दूसरी एक बार फिर से लहर आते ही कोरोना की तमाम जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं। कैप्टन साहब कौन जिम्मेदार है? जिम्मेवार तो इसमें देखो कोई भी नहीं है। देखा जाए तो यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार होता है, ये भी सत्यता है। मगर उत्तर प्रदेश में जो आप आंकड़े देख रहे हैं और उसमें बहुत फर्क है। वहाँ योगी जी ने जिस तरह से व्यवस्था बनाई हुई है, वहाँ सभी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमने वहाँ बेड उपलब्ध कराए हुए हैं, ऑक्सीजन की कहीं से कहीं कमी नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में।
पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल रहा है। जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर उपलब्ध है। नहीं देखिए कैप्टन साहब, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तो लोगों को तब मिलेगा ना जब उनको भर्ती किया जाएगा। लोग अस्पतालों की बाहर ही लाइन में ही वो दम तोड़ रहे हैं, उनके परिजन वो लगातार लड़खड़ाते हुए अब कदमों से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी बातें सरकार सुन ले, अस्पताल सुन ले उनकी, लेकिन मौत ही वहां पर हुई जा रही है। सबकी बात सुनी जा रही है और सबको बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, व्यवस्था पूर्ण रूप से बनाई जा रही है। अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको भी सुधारा जाए जी। सुधारने की जरूरत है। मैं ये कहूंगा इस कोरोना काल में ये नहीं कहा जा सकता कि हमें व्यवस्था जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। पर्याप्त तो है ही नहीं, हमें और प्रयास करने पड़ेंगे और वो हम कर रहे हैं। ठीक है तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि हमारी व्यवस्था में कोई कमी है। और हम खास करके एक ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जो हर काम में अग्रणी ही रहते हैं, वो तो कहीं ढिलाई सोचते ही नहीं है। उनके कार्यकाल में अगर सोचो कि आप कहीं जो है ना अधिकारी वर्ग लापरवाही बरतते तो बरत नहीं सकता है, क्योंकि उनका बहुत सख्त आज तो इंस्ट्रक्शन बहुत सख्त होते हैं। चलिए ठीक है सर, वहाँ ठीक है। हमारे सर कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान है, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कृपाराम शर्मा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है एनबी न्यूज पर। और कृपाराम जी, एक बात हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, आपको आखिरकार कौन जिम्मेदार उसके लिए लगता है? क्या सरकार ने एक साल के बीच में जो लंबा वक्त मिला उसमें तैयारियां ठीक तरीके से की? मान्यवर, मैं आपसे मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया। जी सर, इंडियन न्यूज का धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, क्या इसके लिए अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि योगी जी जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री कोई और तो ये जो हाहाकार मचा हुआ महामारी का उत्तर प्रदेश में, इसके लिए भी नेहरू जी या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जिम्मेदार? कौन है आखिर जिम्मेदार? ये सोनार बंगला बनाएंगे, बंगाल में जाते हैं चुनाव प्रचार करते हैं सोनार बंगला। उत्तर प्रदेश की हालत बदतर है ये, लेकिन बंगाल में जाके कहते हैं जब सोनार बंगाल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ रेप हो रहे। चलिए आज बात आप रेप की नहीं, कोविड महामारी के संक्रमण के दौर में उत्तर प्रदेश की जो फिजा खराब हुई है उसकी बात कर रहे हैं आप। प्रवक्ता महोदय से पूछिए, कल एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा जी और अजीत कुमार जी ने एक कितना महत्वपूर्ण फैसला दिया है, एक निर्णय दिया, एक ऑर्डर दिया है कि उत्तर प्रदेश के हालात चिंताजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर बात आप कृपाराम जी कह रहे हैं। जवाब ले लेते कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब, इलाहाबाद के हाई कोर्ट जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने सीधे तौर पर 5 शहरों को लेकर, 5 जिलों को लेकर चिंता जाहिर की, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात खराब आज उन्हीं 5 जिलों के हैं। आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन की स्थिति वहां होनी चाहिए थी, सख्ती बढ़ानी चाहिए थी, लॉकडाउन लगाना चाहिए था? बिल्कुल, आपने उत्तर प्रदेश की बात की है। उत्तर प्रदेश काबू में है और उत्तर प्रदेश में जो है ना पूर्ण व्यवस्था संभाली जा रही। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से जानना चाहूंगा, कृपाराम जी से, कि आप महाराष्ट्र को क्यों नहीं देख रहे, राजस्थान को क्यों नहीं देख रहे, जहां महाराष्ट्र में तो जो है ना मौतें अनगिनत हो रही हैं और आप वहाँ सरकार में शामिल हैं। आपको वहाँ फुर्सत नहीं है उगाई से, की उगाई करवा रहे हो और वहाँ लोगों को बच्चे महाराष्ट्र को देखिए, लोगों को बच्चे में छोड़ दिया है। 100 करोड़ उगाई हो रही है, उगाई में सरकार पूरे साल मस्त रही। पिछले साल से ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र में था और इस बार भी महाराष्ट्र कोरोना है। तो जी, आप एक साल ठीक है कैप्टन साहब, इसको और थोड़ा इसको लेकर और चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमें एक छोटी सी एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं। आपको बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में बैठक की है। आपको बता दें कि लगातार बिगड़ते हालात को लेकर उनके द्वारा अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बीच में डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने की कोशिश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है उन्होंने। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, दिल्ली से लगातार बिगड़ते हालात के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर तो की है, लेकिन साथ में डॉक्टरों की जो तमाम तरह की जो मेहनत है उसको देखते हुए उनकी तारीफ की है और साथ में उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है।
बिगड़ते हालात के बीच में तमाम तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इन हालातों पर काबू पाया जाए, लेकिन साथ में उन डॉक्टरों का, उन कोरोना योद्धाओं का भी मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार फ्रंट वॉरियर हैं, जो लगातार फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं इन हालातों पर काबू पाने की। और इस बीच एक और बड़ी खबर हरियाणा से। आपको बता दें कि हरियाणा में भी लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विनोद मेहता बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में एक लगातार अपनी टीम को मजबूत करने की कोशिश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की जा रही, ताकि लगातार जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं उन पर सुधार लाया जा सके। तस्वीरों में किस तरीके से विस्तार रूप से कोशिश की जा सके कि जहां पर हालात ज्यादा बिगड़े हुए हैं वहां पर किस तरीके से काम किया जाए, और उसमें विनोद मेहता, क्योंकि एक बड़े पत्रकार वो रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया है। सीधा रुख फिर से चर्चा का करते हैं। कैप्टन साहब, मैं आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर हम शुरुआत से उन तस्वीरों को याद करने की कोशिश करें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेशों में जाकर चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे थे, वो शुरुआत थी। उसी दौरान अगर सख्ती दिखाई होती तो आज हालात इतने खराब ना होते। महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने दिखाई हैं लोगों को और उस पर जवाब लिए गए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात है सर, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना दोनों आंकड़ों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में है और जो भी प्रयास है वो योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज तो कहना चाहूंगा कि आप देखिए, दिल्ली में तो हमारी सरकार नहीं है। दिल्ली में आप देखिए, सर गंगाराम हॉस्पिटल के 36 डॉक्टर जो है ना पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर हमारी सरकार का कोई वो था। तो आप दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है। यहाँ तो हमारी सरकारें नहीं है, यहाँ तो हमारी कोई सरकार की कमजोरी नहीं है। यहाँ इन सरकारों में क्या है, मगर उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी से होते इंसान को कोरोना कृपाराम जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, एक छोटी सी बात फिर मेरे को, नहीं कृपाराम जी के पास भी जाना सर, समय भी कम है। कैप्टन साहब, एक बात की, जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी ने भी पत्र लिखकर ये अपील की है कि खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं, जिन लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, आपको तस्वीर कुछ और नजर आ रही है लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि लोगों को भर्ती तक नहीं किया जा रहा है। सर यही मैं आपसे जानता हूँ कि महाराष्ट्र को एक पत्र लिख देना कि वहाँ 100 करोड़ की वसूली क्यों हो रही थी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना क्यों हो रहा है, एक महाराष्ट्र को पत्र तो लिखते हैं प्रियंका गांधी, क्यों नहीं लिख रही हैं? सबसे ज्यादा कोरोना ही महाराष्ट्र से शुरू होता है। एक बार भी प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखा क्यों नहीं लिख कैप्टन साहब, लेकिन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। अगर दूसरे राज्य की तस्वीर खराब है तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरा प्रदेश ठीक है उनसे। मैं भी अगर उसको जस्टिफाई करें तो ये सही बात नहीं होगी ना। कृपाराम जी से मैं इसका लेके कॉमेंट लूंगा, कैप्टन साहब इस पे कमेंट लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र से आ रही है। सीधा रुख हम उसी का करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार जो संक्रमण का जो आंकड़ा वो बढ़ता नजर आ रहा है, लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई से महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, अब जेलों में भी कोरोना का जो कहर है महाराष्ट्र के अंदर वो दिखने लगा है। भारी संख्या में जो कई कैदी हैं वो संक्रमित हुए, जबकि 7 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। 94 से ज्यादा जेल के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच में अब जेल में भी कोरोना का जो तांडव है वो शुरू हो चुका है। कई लोगों की मौत हुई है और कई ऐसे कैदी हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन साथ में जो कर्मचारी हैं वो भी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। 197 कैदी संक्रमित हुए, 7 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है, लेकिन 94 से ज्यादा जो लोग हैं जेल के कर्मचारी हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो रुक फिर से चर्चा का करते हैं। कृपाराम जी, मैं आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि जो राय प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए दी है वो क्या महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उन तमाम राज्यों के लिए जहां पर स्थिति खराब हो रही वहां के लिए भी देंगी, ये कहना है कैप्टन साहब का?
बिल्कुल आपने सही पूछा, मैं जवाब देता हूँ। कैप्टन साहब, आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी ने महाराष्ट्र के लिए लेटर क्यों नहीं लिखा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड पेशेंट्स को एडमिशन के लिए एक शर्त का पालन करना पड़ता है, उसमें है सीएमओ से पहले परमिशन लेने इजाजत। बिल्कुल। अरे भैया, आप कहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में बताइए कोविड पेशेंट को पहले एडमिशन से पहले सीएमओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रियंका गांधी जी ने यही लिखा है कि योगी जी आप इस शर्त को हटाइए। पेशेंट देखिए, लखनऊ जो रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां की स्थिति इतनी बदतर है कि 3 दिन पहले वहां पेशेंट दम तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई स्थिति जो है बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में कोई हालत खराब नहीं है। आप ये देखिए कैप्टन साहब, आप अपने कथित यशस्वी मुख्यमंत्री से पूछिए कि उनके लिए पैसा ज्यादा अच्छा है, आर्थिक स्थिति को संभालना ज्यादा अच्छा है, या लोगों की जान ज्यादा प्रिय है। आज आप हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम लेकिन नहीं कैप्टन साहब आपका कमेंट। लेकिन कृपाराम शर्मा जी, क्या आपको लगता है लॉकडाउन ठीक होगा? लॉकडाउन सही फैसला होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बात कही वो हमने सुनी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फैसला ठीक होगा? प्रियंका गांधी एक लेटर महाराष्ट्र को लिख देती कैप्टन साहब, ये जो है ना 100 करोड़ की वसूली क्यों हो रही है, ये तुम्हारे गृह मंत्री इसमें क्यों फंस रहे हैं? कैप्टन राज सिंह जी रुकिए, कैप्टन राज सिंह जी, चर्चा किसी और बात की हो रही है। लगातार देश में सर गंभीरता दिखानी पड़ेगी सर, में लगे रहे तुम्हारे गंभीरता दिखानी होगी सर। गंभीरता उन लोगों को दिखाओ, कम से कम उन लोगों के लिए जिनकी मां चली गई, जिनका बेटा चला गया सर, जिनके बेटों के शव जो है वो सड़कों पर जल रहे हैं, जिनके परिवार के लोगों के शव गाजियाबाद में सर सड़कों पर जल रहे हैं, नालों के बराबर में उन लोगों को अपने बच्चों को दफनाना पड़ रहा है। कैप्टन साहब, अगर आप चोरों के संगे चोरी कर रहे हैं तो ठीक है, यही तो बात है कैप्टन साहब, ये गंभीरता नजर नहीं आती आपकी। कृपाराम जी, आखिरी 10 सेकंड आपके पास सर, आखिरी 10 सेकंड, क्या सुझाव चोरी में वसूली लोगों के लिए सर? तो आप कैप्टन साहब रुक जाइए सर, अंतिम कमेंट है सर। उसमें वसूली में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। कृपाराम जी, आपको तो दलाली याद आएगी ना, संदेश लोगों के लिए विवाद में खाट खड़ी हो जाएगी आपकी। राफेल में गिनाने लग जाऊंगा, आपको सुबह हो जाएगी। आपका तो चलिए ठीक है, भविष्य ही आपका जो है ना दलाली में गुजरा है, चाहे राफेल हो, अवस्था गैंग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश ये थी कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर हम समझें, लेकिन गंभीरता क्या कुछ सरकार की आखिरकार है वो आपको देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त ही लगातार, क्योंकि कोरोना पूरे दुनिया में लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इस बीच नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र जो हैं, ज्ञानेंद्र शाह, वो कोरोना संक्रमित हुए, उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाकुंभ के शाही स्नान में भी शामिल हुए थे नेपाल के पूर्व राजा, और साथ में इसी के साथ में आपको बता दें कि उनकी जो पत्नी है वो भी शामिल हुई थी, वो भी संक्रमित पाई गई है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण अपना त्राहिमाम दिखा रहा है, किस तरीके से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। और जो पूरे देश दुनिया की अगर हम बात करें, बढ़ते आंकड़ों के बीच में तमाम जो सरकारें हैं वो कोशिश ये कर रही है कि किस तरीके से इस वायरस से बचा जा सके। इसको लेकर वैक्सीनेशन भी जारी है, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है, इस स्थान तक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान ते होया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ने सतगुरु जी के चौंकी दे पावे, किरपान, संख साहब
जो सतगुरु जी दी इतिहासक निशानियां ने। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे गुरु वाहे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार